साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मॉक टेस्ट की सीरीज में अब आज लेके आए हैं हम मॉक टेस्ट नंबर 5। तो 4 मॉक टेस्ट हम पहले ही करा चुके हैं, तो ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 5। तो आपके सामने है केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी है कुचालक, ऑप्शन नंबर सी है आपका चालक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी से आप अपने आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका जो सिलिकॉन है वो है आपका अर्धचालक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है। क्योंकि क्यों होता है भाई अर्धचालक, क्यों होता है सिलिकॉन? क्योंकि यह उसमें क्या है, उष्मा को सक्रिय करता है। उष्मा जो है उष्मा को सक्रिय करता है, जिससे उसकी चालकता क्या हो जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगर ताप हम उसकी बढ़ा देते हैं तो उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। ऊष्मा सक्रिय है, इसलिए इसको सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी अपने आंसर बताइए क्या क्या होने वाले हैं। चलिए अब देखो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या बोला गया है? दिए गए पदार्थ की दो या अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो दिया गया पदार्थ है उसकी 2 या अधिक क्रिस्टलीय संरचना मानने की योग्यता क्या होती है? 2 से अधिक क्रिस्टलीय संरचना मानने की योग्यता क्या होती है भाई? क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिखाई दे रहा है अक्रिस्टलीयता, ऑप्शन नंबर बी क्या बोलते हैं? समरूपता। दो या दो अधिक आपके सामने ये क्वेश्चन है क्या कि 2 या अधिक क्रिस्टलीय संरचना मानने की योग्यता क्या बोलते हैं भाई? जब जिसकी 2 या 2 से अधिक संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि उसको बहुरूपता बोलते हैं। क्या बोला? 2 या 2 से अधिक संरचना जो होती है उसको बोलते हैं बहुरूपता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। तो इसमें क्या बोला है? 0.006 मोल की 100 ml विलयन में मोलरता। भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं कितनी बार करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है भाई। पहला ऑप्शन है 0.6, 0.06, 0.006, 0.666। तो चलिए भाई इसका जो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन जो आयतन होना चाहिए वो होना चाहिए लीटर में। क्या होना चाहिए? मोलरता इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 0.006। ठीक है भाई। अब देखो जो आयतन ये 100 ml दिया हुआ है, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें आप 100 ml को लीटर में, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। आप 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.1। ये हो जाएगा 0.1 से भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 से इसको डिवाइड करने पर इसका एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही आपका 0.06 है मोलरता, 0.06 मोलरता। अगर हम इसकी वीमा की बात करें तो इसकी कोई वीमा नहीं होती, इसकी कोई वीमा नहीं होती। चलिए बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। इसमें क्या दिया हुआ है, 150 ml के, भाई इसका तो सभी का आंसर आना चाहिए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्या है, 150 ml के 0.52 m विलियन में कितने ग्राम HCl, कितने ग्राम 150 ml के 0.52 m विलियन में कितने ग्राम HCl उपस्थित होते हैं। भाई अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है, कितने ग्राम HCl मतलब आपको बताना है, आपकी यहाँ पे मोलरता दी हुई है 0.52। अब मोलरता का भी मैंने फॉर्मूला बताया होगा आपको कि जो है इसका भार ग्राम में W, ठीक है। तो यहाँ पे 150 ml, तो इसका जो परमाणु क्रमांक 150 ml की बात हो रही है, ठीक है जी, 150 ml, तो ये होगा W/36.5। अरे भाई देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है और कैल्शियम का कितना होता है भाई, कैल्शियम का होता है 35.5, तो 1 + 35.5, तो जो इसका अनुभार होगा वो 36.5 होगा। क्या होगा भाई, 36.5। अब इस पे वेट, इसको 150 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.15 हो जाएगा भाई, तो 0.15। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको वेट की वैल्यू तो निकालनी है, कितने ग्राम, m की वैल्यू दी हुई है 0.52 दी हुई है, ठीक है भाई। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो लास्ट में जो आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 2.84 ग्राम, 2.84 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को कि सभी के आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी गैस के विचरण की दर होती है, किसी गैस के विचरण की दर भाई क्या होती है ये बताना है आपको। तो उसके घनत्व के समानुपाती होती है, उसके अनुभार के समानुपाती होती है, उसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो भाई एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, जो ग्राहम का विसरण नियम होता है, जो ग्राहम का विसरण नियम होता है, उसके आधार पर जो विसरण की जो दर होती है, जो विसरण का जो रेट होता है, वो क्या होता है भाई, उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, इसको आप घनत्व भी बोल सकते हैं, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो विसरण की दर होती है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/√d, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। डी यहाँ पे अगर हम घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती भी बोले तो हम घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं इसको। जो विसरण की दर होती है आपकी आर जो है यहाँ पे विसरण की दर है और डी यहाँ पे घनत्व है, ठीक है। अगर हम अनुभार की बात करें तो ये आर व्युत्क्रमानुपाती √1/√m होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है और अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। ये कौन सा नियम है भाई, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। जो विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है और अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसका जल्दी से बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती बोल देता तो जब भी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण, एक वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण में अंतराण्विक
बलों की व्याख्या करने वाला व्यंजक कौन सा है भाई? एक वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण में अंतरानुक बलों की व्याख्या करने वाला व्यंजक कौन सा है भाई? मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है वान डर वाल्स जो समीकरण होती है। अगर मैं समीकरण बताऊं यहाँ पे आपको, जो समीकरण होती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी होता है भाई। तो ये अगर हम बात करें, ए जो होता है वास्तविक गैसों में अंतराण्विक बल होता है, ठीक है। तो व्यंजक हम क्या बोलेंगे? अंतराण्विक बलों का व्यंजक करने वाला। अब ए जो क्या होता है, अंतराण्विक वास्तविक गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बलों से संबंधित है। यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे तो किस में है ए? कौन सी समीकरण में है? तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर में है। तो भाई व्याख्या कौन कर रहा है अंतराण्विक बलों की? व्याख्या कर रहा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय क्या होते हैं भाई? सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं भाई? जल्दी से बताइए। घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं या जल अपघटित होते हैं। तो जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करें सहसंयोजक यौगिकों की, तो जल अगर हम जल में देखें तो जल एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक है। ध्रुवीय विलायक है भाई जल। तो ध्रुवीय विलायक है तो सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वे अध्रुवीय होते हैं, ठीक है भाई। तो जल जल है वो क्या है? वो ध्रुवीय विलायक है। और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। वो क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय होते हैं। जब उसको जल में घोलते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? अघुलनशील होते हैं, ठीक है भाई। जैसे अघुलनशील हो जाते हैं वो, ठीक है। जैसे आपको कंक्रीट होता है, जल क्या है? ध्रुवीय है। कंक्रीट क्या है? अध्रुवीय, ठीक है। तो भाई जब उनको जल में घोलेंगे तो घुलनशील थोड़ी होगी कंक्रीट आपकी, क्योंकि वो सहसंयोजक यौगिकों से मतलब एक बॉन्ड से मिल के बनी होती है, मतलब कितने एलिमेंट से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे जल और सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? जल होता है ध्रुवीय विलायक और सहसंयोजक यौगिक होते हैं अध्रुवीय विलायक। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं? ये क्या हो जाते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर, अघुलनशील होते हैं। बहुत ही अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक के थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं? तो किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका CCl4, ठीक है, CaCl2, NH4Cl, H2। भाई जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? CCl4, ठीक है, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, CaCl2 और आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड वाटर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? जल्दी देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर होगा NH4Cl, ठीक है भाई। NH4Cl में क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध होते हैं भाई। NH4Cl की जो अगर हम NH4Cl में क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। अगर इसकी हम संरचना देखें तो संरचना कैसी बनती है? इसकी संरचना बनती है ऐसी, इसकी संरचना बनती है ऐसी, ये रहा ये H, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में कितने होते हैं? ये H होगा आपका, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है भाई। तो ये होता है, ये Cl यहाँ पे लगा लो,
ठीक है, NH4Cl। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध होते हैं, आयनिक और सहसंयोजक बंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, NH4Cl। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे 69 में। तो 69 में बोला है कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघट्य है, कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघट्य। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपको क्लोरोफॉर्म दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन बेंजीन, सी टोलुइन और फोर्थ ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला है, कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघट्य है। तो जल्दी से बताइए। तो जो वैद्युत अपघट्य मतलब जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाता है, मतलब अपघटित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, जैसे Mg, अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो MgCl2, तो Mg प्लस 2Cl माइनस इसका क्या हो जाता है, ये एक इक्वेशन बन जाती है। Mg प्लस 2Cl- विलयन में है, आयनों में वियोजित हो जाता है, जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, तो इसलिए इसको वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, आयनन की कोटि को कौन प्रभावित करता है, आयनन की कोटि को कौन प्रभावित करता है भाई। पहला ऑप्शन है कौन प्रभावित नहीं करता, सॉरी यहाँ पे कौन प्रभावित नहीं करता। पहला ऑप्शन हो जाता है आपका तापक्रम, सेकंड ऑप्शन हो जाता है सांद्रण और थर्ड ऑप्शन हो जाता है विलायक का प्रकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है धारा। तो जल्दी से बताइए 70 का क्या राइट आंसर होगा, 70 का आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो जल्दी से बताइए, आयरन की कोटि को धारा प्रभावित नहीं करती, तापक्रम भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी प्रभावित करता है, विलायक का प्रकार भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो धारा प्रभावित नहीं करती आयरन की कोटि को, आयरन की कोटि को धारा प्रभावित नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2O जब हैलोजन से क्रिया करती है तब हैलोजन क्या हो जाता है भाई, हैलोजन क्या हो जाता है, जब H2O होती है वो हैलोजन से क्रिया करती है तब हैलोजन सल्फर हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, अपचयित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जब हाइड्रोजन H2O जब हैलोजन से क्रिया करती है तब सल्फर हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, अपचयित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा सी, अपचयित होते हैं, अपचयित होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता, किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है VO2 प्लस V2O माइनस 3, Na प्लस CrO4 ट्वाइस माइनस। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपचयन नहीं होता, तो क्या होता है, अब जैसे H2S यहाँ पे दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, तो CiO4 माइनस 1, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, CrO4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है, Cr2O4 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ना तो ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल से गैसोलीन प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, गैसोलीन प्राप्त करते हैं, तो गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा, भापी आसवन द्वारा, ताप अपघटन द्वारा। तो गैसोलीन पेट्रोलियम से कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
73 का हो जाएगा परभाजी आसवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परभाजी आसवन द्वारा उपयोग होता है, क्योंकि विभिन्न घटकों में कवतनांकों के बीच क्या हो जाता है, अंतर कम हो जाता है इसमें। निर्जलीय सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। निर्जलीय सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है भाई? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट और फोर्थ ऑप्शन है आपका एथेन। ठीक है, निर्जलीय सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? निर्जलीय सोडियम एसीटेट होता है, उसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल, मीथेन, कैल्शियम एसीटेट, एथेन। तो 74 का देखते हैं। जब कोई निर्जलीय सोडियम एसीटेट होता है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, उसके साथ हम किसके साथ गर्म करने पर क्या होता है? चलो भाई, जो ये तो होता है आपका CH3COONA, ठीक है, प्लस NaOH, इसके साथ सोडा लाइम के साथ गर्म कर रही है COO, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? मीथेन CH4 प्लस Na2CO3, तो मीथेन यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है भाई, Na2CO3 मीथेन यहाँ पे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु घड़ी में से किसके संक्रमण, ठीक है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? जो परमाणु घड़ी होती है किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम। सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है। ठीक है, भारी धातुओं का नाम इसलिए है पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है उच्च परमाणुीय। भारी धातुओं का नाम इसलिए है पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, परमाणु की तुलना में यह होता है उच्च परमाणुीय संख्या, उच्च परमाणुीय पुंज, उच्च घनत्व, उच्च परमाणु त्रिज्या। अगर हम बात करें 76 का जो राइट आंसर होगा, उच्च घनत्व होता है भारी धातुओं में, क्या होता है, परमाणु की तुलना में उच्च घनत्व होता है। तो 76 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सीसा, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर और फोर्थ ऑप्शन है स्वर्ण। तो जल्दी से बताइए 77 का जो होगा सर्वाधिक हीन चालक, सर्वाधिक मतलब हीन चालक जिसमें चालकता नहीं होती, तो सीसा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सीसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, सीसा। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता? तो पहला तत्व है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। इनमें से कौन सा नहीं होता? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आयरन भी होता है भाई, क्रोमियम भी होता है, टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में। तो कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वार्टज एक रूप है। ठीक है भाई, क्वार्टज एक रूप है। पहला ऑप्शन है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो आपको बताना है कार्बन के बारे में। क्वार्टज एक रूप है। 79 का जो ए होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। जो कार्बन क्वार्टज है वो क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। चलिए, बहुत ही अच्छा सभी के आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का। सीमेंट को बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? जो सीमेंट होता है उसको बनाने के लिए किसका मिश्रण को तप्त किया जाता है? किसको सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? पहला है आपका ऑप्शन चूना पत्थर और ग्रेफाइट,
चूना पत्थर और मृतिका, चाक और ग्रेफाइट, मृतिका और ग्रेफाइट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 का जो बी होगा, इसका जो राइट आंसर होगा चूना पत्थर और मृतिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट को बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका का उपयोग किया जाता है, खूब तप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अपना स्कोर बताना है, कितना कितना आपका स्कोर गया है, और कमेंट में बता देना है किसका स्कोर कितना है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।